हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर PYQ और जो आपका NCERT के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा फाइलम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल सेल्स के बारे में। एनिमल सेल के बारे में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम लोग कोशिकांगों के कार्य यानी फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, इसके जितने भी PYQ हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो NCERT से हैं, आप सभी को पता है कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, 6 to 8 PRT हो, TGT PGT हो, KVS हो, NVS हो, या फिर यहाँ तक कि UP PCS तक के क्वेश्चन इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मैंने आप लोगों को एक प्रश्न के साथ छोड़ा था और मैंने कहा था इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो क्वेश्चन था सेंट्रियोल इज़ फाउंड इन, यानी कि जो तारक काय होता है वो किस में पाया जाता है। उसका जवाब आई होप सो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। उसका जो जवाब था वो था एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे कोशिकांगों के कार्य यानी फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स में आज का पहला प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका इसके संश्लेषण में शामिल है। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का करता है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक एसिड का। तो आपको बता दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SER 2 टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है इसके ऊपर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, और यही राइबोसोम जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है उस भाग को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो होता है ये लिपिड के संश्लेषण में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इस लिपिड के संश्लेषण में शामिल होता है। लिपिड यानी कि वसा का संश्लेषण करता है। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ATP के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछा है कि ATP के संश्लेषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको बता दें ATP का संश्लेषण होता है आयरन और फास्फोरस के द्वारा। किसके द्वारा? आयरन और फास्फोरस के द्वारा। आयरन को हुई Fe कहा जाता है और फास्फोरस का सिंबल P होता है। तो आयरन और फास्फोरस जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, ये आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। जो Fe और P, Fe क्या है? आयरन है, और P क्या है? फास्फोरस। इन दोनों के द्वारा ATP का संश्लेषण होता है। यानी कि ATP के संश्लेषण के लिए आयरन और फास्फोरस जो है वो आवश्यक होता है। आयरन क्या कार्य करता है? जो आयरन है जिसे Fe इसका सिंबल होता है, ये ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है और ATP का संश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पे बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस क्या करता है? तो फास्फोरस जो है ये जब ATP का संश्लेषण होता है उसमें ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है। फास्फोरस क्या करता है? ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है। और आयरन क्या करता है? ये ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। इसी आयरन को लोहा भी कहा जाता है। आपको कहीं कहीं लोहा भी देखने को मिल जाएगा, या फिर लोहा लिखा हो, आयरन लिखा हो, या Fe लिखा होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ATP के संश्लेषण हेतु आयरन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसोम मिलकर बना होता है। पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम एंड tRNA, लाइसोसोम, क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोसोम, राइबोसोम एंड mRNA। यहाँ पे पूछा है कि पॉलीसोम किससे मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पॉलीसोम जो होता है वो राइबोसोम और mRNA से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण को सक्रिय रूप से अंतरण करने वाले, 10 से 100 राइबोसोम के बड़े समूह को ही पॉलीसोम कहा जाता है। किसको पॉलीसोम कहा जाता है? वो जहाँ पे 10 से 100 राइबोसोम एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है? पॉलीसोम कहा जाता है। पॉलीसोम किससे मिलकर बना होता है? तो पॉलीसोम राइबोसोम और mRNA से मिलकर बना होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पॉलीसोम की संरचना देख रहे हैं। इसमें आपको इस संरचना में ये राइबोसोम है और ये mRNA, राइबोसोम फिर mRNA, राइबोसोम फिर mRNA, ऐसी संरचना देखने को मिलती है। इसी को पॉलीसोम कहा जाता है और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस की बात की गई, न्यूक्लियस की नहीं, केंद्रक की नहीं, केंद्रक की, केंद्रिका की। केंद्रिका के संश्लेषण हेतु स्थल होता है न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, यानी कि केंद्रिका का संश्लेषण हेतु स्थल कहाँ पे होता है, केंद्रिका का संश्लेषण कहाँ पे होता है, ये आप देख पा रहे हैं। यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, यानी कि न्यूक्लियोलस का सिंथेसिस कहाँ होता है, संश्लेषण कहाँ पे होता है, क्या वो प्रोटीन में होता है, मैसेंजर आरएनए में होता है जिसे mRNA कहा जाता है, या फिर tRNA या ट्रांसफर आरएनए में होता है, या rRNA राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। इसी rRNA को rRNA ऐसे आपको लिखा मिल जाएगा, इसी को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए को tRNA कहते हैं, tRNA, और मैसेंजर आरएनए को mRNA भी कहा जाता है, mRNA। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोलस का संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है, राइबोसोमल आरएनए में। न्यूक्लियोलस का जो संश्लेषण होता है ये कई जगह पे होता है, केवल राइबोसोमल आरएनए में ही नहीं होता है। इसमें डीएनए, आरएनए और ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे किससे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका संश्लेषण जो कहाँ पे होता है, राइबोसोमल आरएनए में होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है, मतलब कौन सी वो चीज़ है, इन ऑप्शन में से कौन सी वो चीज़ है जो प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है, वो क्या है। सेंट्रियोइड है, अ लार्ज सेंटर वैक्यूल है, 70S राइबोसोम है, या फिर 80S राइबोसोम है। इन ऑप्शन में से वो क्या चीज़ है जो प्लांट सेल में आपको नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन को देखिए और जवाब करिए कि वो कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल सबसे बड़ी जो डिफरेंस होती है वो सेल वाल का होता है, कि प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल पाया जाता है, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ना सेल वाल दिया है ना ही वैक्यूल दिया। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें, वैक्यूल जो होता है ये एनिमल सेल में बहुत छोटा और प्लांट सेल में बहुत बड़ा देखने को मिलता है। 70S राइबोसोम ये यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपका प्लांट जो है ये यूकैरियोटिक सेल होता है, तो ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, ये भी। लेकिन जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ये प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलता है, ये एनिमल सेल में देखने को मिलता है। सेंट्रियोल कहाँ पर देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है, तारक काय जिसे कहते हैं, ये एनिमल सेल में देखने को मिलता है। ठीक, सेंट्रियोल की खोज 1888 में टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने। कब किया था, 1888 में। आपसे पूछा जाएगा कि तारक काय की खोज किसने की, तो तारक काय की खोज 1888 में टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए क्वेश्चन फिर से वही है और ऑप्शन आपका चेंज करके दिया हुआ है। इनमें से क्या है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो आप सभी को पता है क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। गोल्गी अपैरेटर ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखिए ये RPSC PGT 2016 में इस तरह से पूछा गया था और ऑप्शन को ही चेंज करके यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन प्लांट को चेंज करके देखिए यहाँ पे भी मिला है। RPSC PGT 2018 ये देखिए 2016 राजस्थान PGT में ही 2016 और ये 2018 में सेम क्वेश्चन देखने को मिला, बस ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था।
क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेम क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पादप प्लांट में नहीं पाया, पादप सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, तो वो क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म, जो स्पर्म होता है उसकी टेल किसकी बनी होती है। तो आपको पता है शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है, उसकी संरचना ऐसे कुछ होती है, ऐसे ऐसे होती है। एक मिनट रुकिए, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। स्पर्म जो होता है वो, इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, ऐसे। अरे यार, ये देखिए यहाँ पे आपको पेंसिल से यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे ये स्पर्म की संरचना है, ऐसे ऐसे। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड, ये मिडिल और ये टेल। तो आपसे पूछा, ये जो टेल वाला रीजन है, टेल वाला रीजन है, पूंछ वाला रीजन है, ये किससे मिलकर बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से, स्पेंडल ट्यूब्यूल से या सेंट्रियोल से। तो जो स्पर्म का टेल होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। ये स्पर्म 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, मिडिल और टेल, ठीक, 3 भागों में डिवाइड होता है। स्पर्म क्या है, तो ये नर युग्मक है, नर जाइगोट है, ये सभी को पता होगा, मेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका भी स्पर्म की होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, स्पर्म की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ओवम की होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेट आउटसाइड द सेल। मतलब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा इनमें से क्या है, कौन सी ऐसा ऑर्गेनेल्स है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसका मुख्य कार्य, जिसका जो मेन वर्क है वो मटेरियल की पैकेजिंग करना है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है, क्या वो लाइसोसोम है, गोल्गी अपरटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका सही जवाब है वो होगा गोल्गी अपरटस। गोल्गी अपरटस, जिसे गोल्जी काय या गोल्गी क्या बोलते हैं इसको, गोल्गी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो द्रव यानी जो द्रव्य होता है, द्रव्य को यानी कि जो मटेरियल है उसका पैकेजिंग करने का होता है, ठीक है। और ये कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना भी कार्य किसका होता है, पैकेजिंग मटेरियल को गोल्गी बॉडी का होता है, गोल्गी कॉय का होता है। गोल्गी कॉय की खोज किसने की थी, तो गोल्गी कॉय की खोज कैमिलो गोल्गी नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज की थी, कैमिलो गोल्गी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्गी बॉडी रख दिया गया, ठीक। खोज कब की थी, तो कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज 1897 में किया था। 1898 में इन्हीं के नाम पे गोल्गी, इसका नाम जो है वो गोल्गी काय या गोल्गी अपरटस रख दिया गया कैमिलो गोल्गी के नाम पे, ठीक। कब किया था, 1897 में खोज किया था, 1898 में इसका नाम रखा गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंग ड्रग के विसहारणता के में शामिल है। यानी कि पूछा है कि कौन सा वो ऑर्गेनेल्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कौन करता है, राइबोसोम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, गोल्गी बॉडी करता है या लाइसोसोम करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे पूछा है कि ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये केंद्रक से और कोशिका झिल्ली के बीच की कड़ी होते हैं। यानी कि ये मान लीजिए केंद्रक है और यहीं से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ जगह पे आपको, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट पे आपको ऐसे राइबोसोम बिखरे हुए दिखेंगे, ऐसे जगह जगह राइबोसोम दिखते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। और जिन हिस्सों पे ये राइबोसोम नहीं पाया जाता, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, ये राइबोसोम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और इसमें प्रेजेंट ये राइबोसोम जो है, ये जो राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेड वर्ग इकाई निम्न किसके परिमापन से संबंधित है। यानी कि आपसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया और पूछा है कि जो स्वेड वर्ग यूनिट है किसका नाप, किसका परिमाप, किसकी इकाई है, किसको स्वेड वर्ग में नापा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, न्यूक्लिक एसिड को, फैटी एसिड को या राइबोसोम को। पूछा गया है कि किसको स्वेड वर्ग में नापा जाता है। तो बता दें आपको, स्वेड वर्ग जो है ये राइबोसोम को मापने की इकाई है। किसको मापा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को मापने की इकाई क्या है? स्वेड वर्ग है। स्वेड वर्ग राइबोसोम को मापने की इकाई है। इसका नाम कैसे पड़ा? तो एक स्वीडन के रहने वाले एक रसायन शास्त्री थे, केमिस्ट्री के मतलब ज्ञाता थे, स्वीडन के रहने वाले थे। उनका नाम स्वेडबर्ग था, थियोडोर स्वेडबर्ग। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया था? स्वेडबर्ग रख दिया गया था। और ये क्या करता है? राइबोसोम का यूनिट है, राइबोसोम का मापने की इकाई है। ठीक है, इन्होंने राइबोसोम की खोज राइबोसोम की खोज 1926 ईस्वी में स्वीडिश रसायन शास्त्री स्वेडबर्ग ने इसकी खोज की थी, इस यूनिट की खोज की थी और इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया था? स्वेडबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त गुणसूत्री वंशानुक्रम निम्न में से के द्वारा दर्शाई जाती है। यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि किसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पाया जाता है। क्या वो लाइसोसोम में, गोल्गी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन को देखिए और सही जवाब बताइए कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस यानी कि अतिरिक्त गुणसूत्र वंशानुक्रम माइटोकॉन्ड्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह साइटोप्लाज्म में मौजूद डीएनए द्वारा शासित वंशानुक्रम का एक गैर मेंडेलियन तरीका है। गैर मेंडेलियन तरीका मतलब मेंडल ने इसको प्रतिपादित नहीं किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के अलावा 2 जगह मतलब केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसमें तो डीएनए पाया ही जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए पाया जाता है। आप सभी को पता है जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, इसमें डीएनए मौजूद होता है ये, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक और ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए पाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो जिसमें डीएनए पाया जाता है और वो प्लांट सेल का ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस के पास तो होता ही है अपना खुद का डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। साथ ही साथ एक और ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, उसमें भी अपना खुद का डीएनए होता है। वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज। कोशिका में कोशिका द्रव के संचरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोशिका में कोशिका द्रव का जो संचरण है, मूवमेंट है, उसे साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है। यह प्रोटीन, पानी, ऑक्सीजन के अंतःकोशिकीय परिवहन में मदद करता है। कौन? साइक्लोसिस प्रोसेस जो होता है, ये पानी, प्रोटीन और ऑक्सीजन के अंतःकोशिकीय परिवहन में मदद करता है। साइक्लोसिस मुख्य रूप से एक्टिन और मायोसिन नामक 2 मोटर प्रोटीन की परस्पर क्रिया के कारण होता है। ठीक है, साइक्लोसिस किसके कारण होता है? तो एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन है, इसके कारण जो होता है वो साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, साइक्लोसिस ये जो प्रक्रिया होती है ये बड़े प्लांट्स में देखने को मिलती है, या फिर पशु एनिमल सेल या फिर बड़े प्लांट सेल में देखने को मिलती है। पहली बार यह 1830 में खोजा गया था साइक्लोसिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है कि ये साइक्लोसिस का एक प्रोसेस है। ये किस में देखने को मिलता है साइक्लोसिस की प्रक्रिया? ये या तो बड़े पशुओं में या फिर एनिमल सेल में देखने को मिलता है। 1830 में इसकी पहली बार खोज की गई थी। ठीक, तो कोशिका में मूवमेंट का कार्य जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो साइक्लोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। यहीं पे ऐसे साइक्लोसिस की प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन लिविंग सेल इज नोन टू बी विदाउट, मतलब यहाँ से पूछा है कोशिका जीवित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा इसमें से कौन सी वो कोशिका है जो नॉन लिविंग है, कौन सी वो सेल है जो जीवित नहीं है।
किसके बिना जो सेल है वो जीवित नहीं रह सकती है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वो ऑर्गेनेल्स है अगर वो सेल से बाहर निकल जाए, कौन सा वो ऑर्गेनेल्स है अगर वो सेल से बाहर निकल जाए तो कोशिका डेथ हो जाएगी, कोशिका मृत्यु हो जाएगी। तो हम सभी को पता है न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को पता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दो प्रकार के होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है लेकिन 70 प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। अगर ये सेल से निकल जाए तो सेल ही डेड हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अर्थात जीवित रहने के लिए केंद्रक, कोशिका के जीवित रहने के लिए केंद्रक की आवश्यकता होती है। केंद्रक क्या करता है? कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या करता है? कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। तो इसके लिए केंद्रक किसी भी कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसी केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ का स्टोर होता है डीएनए के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में, ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल में, ऑल बैक्टीरियल सेल या द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाते हैं? सभी प्रोकैरियोटिक सेल में, सभी यूकैरियोटिक सेल में, सभी बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस में। तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये सब नहीं पाया जाता है। राइबोसोम पाया भी जाता है तो वो 70S प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? 70S प्रकार का पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नांडिस मोरन कर्ड जिसे एफ पार्टिकल कहा जाता है, ये पाया जाता है किस में पाया जाता है? फर्नांडिस मोरन, जो मोरन कर्ड है जिसे एफ पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, इसी को एफ पार्टिकल कहा जाता है। एक मिनट, F0 या फिर F1 पार्टिकल भी कहा जाता है फर्नांडिस मोरन पार्टिकल को। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो कई क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता है? बिना मेम्ब्रेन के वो ऑर्गेनेल्स है। आप सभी को पता है मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को सपोर्ट करता है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1955 में किया था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने की थी 1955 में। ठीक है, राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीटरी सेल हैविंग अबडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडिकेट, मतलब कि स्रावी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंगित करता है। किसको करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को, कार्बोहाइड्रेट सिक्रेशन को, हार्मोन सिक्रेशन को या लिपिड सिक्रेशन को। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है वो होगा लिपिड सिक्रेशन। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका संश्लेषण करता था? तो ये लिपिड का ही तो संश्लेषण करता था, लिपिड का ही तो सिक्रेशन करता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिपिड सिक्रेशन। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये एक ही नहीं कई एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कितने एग्जाम में ही देखने को मिले हैं। बस ऑप्शन चेंज होता है, पूछने का तरीका चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम, द न्यूक्लियोसोम, मतलब यहाँ पे 4 दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि कौन सा वो चीज़ है जो न्यूक्लियोसोम से बिलोंग करता है, न्यूक्लियोसोम को डिराइव करता है। तो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं क्या वो केंद्रक छिद्रों को घेरे रहते हैं, सराउंडिंग न्यूक्लियर पोर,
न्यूक्लियोसोम जो होते हैं क्या वो केंद्रक छिद्रों को घेरे रहते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ये केंद्रक को घेरे नहीं रहते। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ये हिस्टोन का एक कोड डीएनए के साथ लिपटे होते हैं। ठीक है, हिस्टोन का एक कोर डीएनए होता है, मतलब कंटेन अ कोर ऑफ हिस्टोन विद डीएनए वार्ड अराउंड इट। हिस्टोन के एक कोर डीएनए के साथ लिपटे होते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड। कोशिकांग जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से समृद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में समृद्ध हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाचक एंजाइम या विनाशकारी एंजाइम भी शामिल होते हैं। आप सभी को पता है लाइसोसोम हमारे सेल्स का वो ऑर्गेनेल है जिसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो पाचक एंजाइम के साथ साथ पाचन का कार्य तो करते हैं, लेकिन पता है लाइसोसोम वो ऑर्गेनेल्स है जब हमें चोट लग जाती है, हमारी स्किन क्षतिग्रस्त हो जाती है, हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जब आपने देखा होगा अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो ब्लैक स्पॉट आपके पड़ जाता है। इस ब्लैक स्पॉट में जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं। तो ये मरी हुई कोशिकाएं धीरे धीरे करके ब्लैक स्पॉट खत्म होता रहता है। कैसे खत्म होता है? इसी लाइसोसोम के द्वारा। ये लाइसोसोम अपने अंदर से जो एंजाइम होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इन्हीं कोशिकाओं पर थोड़ा पर डे छिड़कती रहती है, डालती रहती है, जिससे ये कोशिकाएं जो होती हैं वो खत्म होती रहती हैं। इसीलिए लाइसोसोम को फैगोसाइट सेल भी कहा जाता है। फैगोसाइट सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। साथ ही साथ लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है कभी कभी ये फट जाता है। ठीक है, और ये अपने आसपास जितनी भी कोशिकाएं रहती हैं, जो अच्छी कोशिकाएं भी रहती हैं, उनका भी पाचन कर लेता है, उनको भी तुरंत ही ख़त्म कर देता है, उनका विनाश कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग या फिर विनाशकारी एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में अधिक मात्रा में होता है तो क्या होता है? लाइसोसोम में हमने अभी देखा लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोलेजेस होते हैं? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हाइड्रोलेजेस किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। यूपीपीसीएस प्री 2010, पीजीटी बायोलॉजी 2004 और साथ ही साथ यूपीपीसीएस प्री 1997 2001। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम के बारे में। ये कई एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से आप जरूर याद करके जाइएगा। आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाँ ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आर लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या माइक्रोसोम? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके आगे के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वीडियो हमारे इसी चैनल पे पा जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ ही साथ बिहार जी के। और अगर आप साइंस को डिटेल में बिट डायग्राम स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।